तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ, और 9th के एनसीईआरटी मैथ में जैसा कि तुमको दिख रहा है एक्सरसाइज 1.5 हम देख रहे हैं। तो इससे पहले हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको हमने अच्छी तरह से क्लियर किया है, प्रॉपर 2 लेक्चर लगा है उस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। अब 2 लेक्चर होगा तो हमारा जितना, अगर एक लेक्चर का लेंथ जितना है ना, उतने में तो पूरा का पूरा हमारा 2-3 चैप्टर खत्म हो जाए, 2-3 प्रश्नावली विथ इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए। बट वहां पर हमने चूंकि अच्छी तरह से बात किया है, ढेर सारे क्वेश्चंस किए हैं, इसलिए लेक्चर थोड़ा सा लंबा होता है ना। तो यहाँ पर प्रॉपर हमको क्या बात करना है, सर ये लेक्चर भी देखो, यहाँ से समझो, ये लेक्चर भी तुम्हारा लंबा ही होने वाला है। अगर तुमको ऐसा लग रहा है एकदम से एकदम सिंपली आएगा, सब कुछ हमको आ जाएगा, तो सिंपली तुमको कुछ नहीं आता है। ऐसा तुम अगर सोच के आओ कि 1 घंटा के अंदर जो है ना पूरा एनसीईआरटी खत्म हो जाए, तो कभी संभव ही नहीं है। अगर किसी भी बात में अगर तुमको जीनियस बनना है ना, बातों को समझ के चलना है, भले तुम पढ़ने में कमजोर क्यों ना हो, अगर तुम मेहनत आज से शुरू करते हो तो आगे आने वाले समय में तुमको रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि देखो किसी भी काम के लिए जो है ना रिजल्ट आने में समय लगता है ना। अगर एक स्टूडेंट मेहनत करता है तो वो जो 10th में रिजल्ट जो आ रहा है ना, या 9th में जो रिजल्ट तुमको दिख रहा है वो उसके 10 साल के मेहनत का रिजल्ट है। कोई विद्यार्थी डायरेक्ट 10th का सिर्फ 1 साल पढ़ के एग्जाम दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता है। और अगर हम बात कर ले कि अगर 10th का विद्यार्थी है, 9th तक पढ़ा है, ठीक है, और उसके बाद वो 10th नहीं पढ़े, है ना, और डायरेक्टली वो एग्जाम के 1 दिन पहले बोले जितना पढ़ना है पढ़ लो, क्या 1 दिन में सारी बात हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हमको लगातार मेहनत करते हुए रहना है, हर दिन जो है ना अपने आप में इंप्रूवमेंट लाना है, और सीखना तो पड़ेगा। किसी भी बात से तुम डर करके उसको छोड़ करके भाग नहीं सकते हो। अगर भागोगे तो कभी ना कभी वो तुम्हारे पल्ले पड़ने वाला नहीं है ना, वो परेशान करेगा तुमको आगे। तो और ज्यादा बात नहीं करेंगे, यहाँ पर समझते हैं हम। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, लेक्चर लंबा होगा, पहले बोल दे रहे, ढेर सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो 64 पर पावर 64 पर पावर 1/3 है। अब जाहिर सी बात है, हमने तुरंत कहा, अभी जस्ट पहले वाला लेक्चर हमने बात किया है ना, कि अगर हमारा पावर फ्रैक्शन में हो तो क्या होता है। अरे कुछ नहीं होता है, आओ जरा देखिए, बिल्कुल आसानी के साथ कर पाएंगे। देखो 64 है ना, तो सबसे पहले करो क्या, 64 का तुम करो फैक्टर, गुणनखंड। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 32, ये हो जाएगा तुम्हारा 16, ये हो गया तुम्हारा 8, ये हो गया तुम्हारा 4, ये हो गया तुम्हारा 2। अब याद ही रखो ना, अगर 64 है तो 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 होगा इतना। तो अब देखो इस चैप्टर में अगर तुम बहुत ढेर सारा क्वेश्चन करते हो ना, तो ये सब तुमको याद ही हो जाएगा। अगर 64 लिखा है तो 2 पर पावर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 64 को लिखेंगे 2 पर पावर 6, है ना। कहाँ से आया ये फैक्टर, अगर नहीं पता है तो फैक्टर करके देख सकते हैं। और इस पर पावर कितना है, 1/3। 1/3 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। अच्छा हमने पढ़ा क्या है, अब इसको मिटा दे। चलो हमने अभी भी तुरंत पढ़ा है, अगर हमारे पास एक कोई नंबर है, एक नंबर m है और दूसरा नंबर n है, तो ये क्या होता है ना, मल्टीप्लाई हो जाता है ये पावर। तो ये होता है a⁻m इंटू n। इसका मतलब 2 हमारे पास या आधार है, इसका पावर 6 है, उस पूरे पर पावर 1/3 है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। 2 पर पावर 6 गुने 1/3, 3 दूनी कितना होगा, 6 हो जाएगा। बचा क्या बाबू, 2 पर पावर तुम्हारे पास 2 बच रहा है, और 2 पर पावर 2 का मतलब सबको पता है 2 गुने 2 होता है, तुमको भी पता है। तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। देखो इतनी आसानी से तो उत्तर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। चलो अगले प्रश्न को रुक करे। चलो दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, और दूसरा प्रश्न में भी चिपका दिया बाबू, माइनस वाला आ गया, क्या करे, कर दे सोल्व। तुम खुद कर सकते हो, अगर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखो तो कुछ नहीं है। हमने क्या बताया, हमने बताया अगर सपोज हमारे पास एक कोई वास्तविक संख्या है और इस पर पावर यदि -n है, तो इसको हम लोग सबसे पहले करेंगे 1/a⁴n, है ना। मतलब अगर हमारे पास 3 है और इस पर पावर 2/3 लगा दे माइनस में, तो ये होगा 1 3/2, 3 पर पावर 2/3, ऐसा लिखेंगे ना इसको, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल यही करेंगे। तो सबसे पहला काम ये नहीं करना है, सबसे पहला तो 125 का करो फैक्टर, 125 का करेंगे फैक्टर 5 से, 25 पंचे 125, फिर से 25 25, तो मतलब 5 पर पावर कितना हो जाएगा ये हमारा 3, 5 गुने 5 गुने 5, 3 बार 5 आ रहा है, इसलिए 5 का जो एक्सपोनेंट हो जाएगा 5 पर वो कितना होगा 3। तो ये हो गया हमारे पास
3 और देन यहाँ पर हमारे पास है -1/3। चलो हम थोड़ा और इसको आगे बढ़ा ही लेते हैं। हम बार बार बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है कि तुरंत तुमको माइनस दिया है तो बट्टे में लिख देना है, जरूरी नहीं है। तुम यही सॉल्व करो ना। अब हमारा रूल अभी अभी तुरंत हमने जो बताया, यदि a टू दी पावर m है और इस पर पावर n है तो इस दोनों मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब a टू दी पावर mn हो जाता है ना, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। 5 पर पावर 3 है, -1/3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट, बचा 5 पर पावर माइनस। अब करते हैं 1/5। क्यों 1/5? क्योंकि हमको पता है माइनस में पावर है, इसका मतलब ये 1/5 हो जाएगा। जैसे अगर हमने बताया था x पर पावर -a है तो 1/x पर पावर a हो जाएगा। अगर हमारे पास 3 पर पावर -2 है तो 1/3 पर पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है? आगे चले। चलो अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे। 27 पर पावर -2/3 है तो सबसे पहला काम हमको ऐसा नहीं करना है बट्टे में कर लेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो 27 पर पावर 2/3 है तो सबसे पहले 27 का हम करेंगे गुणनखंड। 9 तिया 27, 3 तिया 9, मतलब ये आ रहा है हमारा 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, मतलब इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 3। अब इसको लिखेंगे 3 पर पावर 3 और यहाँ पर है माइनस का 2/3। हमने कहा बाबू अगर ये पावर है फिर इसके ऊपर में पावर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 पर पावर 3 -2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 पर पावर -2। अब हमको क्या करना है, सिंपली पावर माइनस में मतलब 1/3 पर पावर 2, ये हो गया तुम्हारा प्लस में। 1/3 पर पावर 2 का मतलब 3 गुने 3 और 1/3 दिया कितना हो जाएगा 9। ये तुम्हारा हो गया उत्तर, है ना। तो देखो ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल है, जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट बताया है उसी कॉन्सेप्ट पे प्रश्न आ रहा है। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है पता है, कि यहाँ पर कई प्रश्न ऐसे होंगे जहां पर 2 3 4 5 कॉन्सेप्ट लग जाए, है ना। मुश्किलात तभी बढ़ती है, मुश्किलें तभी आती है जब एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट लग रहा होता है तो हाय हल्ला हो हल्ला तुम मचाना शुरू कर देते हो, भाई अब क्या हो रहा है, जो पीछे पढ़ाए हैं उसमें से तो आ ही नहीं रहा है, वहीं से आ रहा है। बट उससे भी तो पीछे देखो, उससे पीछे भी तो कुछ पढ़ा होगा ना तुमने, वहां पर तो तुम छोड़ दिए हो, रिवीजन खत्म है तुम्हारा, वो बात तुमको नहीं समझ में आ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोल रहे हो, ये कॉन्सेप्ट को जो समझ में नहीं आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा ठीक है, तो उससे पीछे के पीछे है ना वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा खराब है ना। तो वहां पर क्या जरूरी है, एक तो पहला बात अच्छा टीचर, और दूसरी बात है तुम्हारा रिवीजन, है ना। ये दोनों बात जरूरी है। आगे बढ़े।